खनक की जलन। खनक ने उनमें अपनी उंगली फंसाए और दिग्विजय को देखने लगी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था अभी दिग्विजय को यूं देखना। खनक दिग्विजय में और सिमटती गई, जिससे दिग्विजय भी हल्का सा अपनी नींदाई आंखों को खोलकर खनक को देखाता है। खनक ने जैसे देखा कि दिग्विजय अपनी आंखें खोल रहा है, वह तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर इस तरह से अपने सर को हिलाती है कि दिग्विजय की गर्दन को पूरी तरह से खन की गर्म सांस भर जाती है। खनक अपने आंखों को जल्दी से बंद कर लेती है। दिग्विजय के उठने से पहले दिग्विजय उठकर अपने ऊपर सो रही खनक को देखा है, जो पूरी तरह से उसी के ऊपर थी। दिग्विजय एकदम प्यार से उसे देखा है कि कल रात जो बाउंड्री खाना अपने और दिग्विजय के बीच बनाई थी, आज वह बाउंड्री उसने खुद से ही मिटा दी थी। दिग्विजय ने दरवाजे पर कार्ड स्वैप किया और अंदर आया। दरवाजे की खुलते ही खनक को दिग्विजय के पीछे जो मक्खियों भिनभिना रही थी उनकी शक्ल दिखी, जो लार टपकते हुए दिग्विजय की बॉडी और उसकी सिक्स पैक्स एब्स को देख रही थी। दिग्विजय के क्रेज से कोई भी बच नहीं पाया था, खनक खुद भी नहीं। लेकिन खनक का तो दिग्विजय पर हक था, उसकी बीवी थी, उसकी पत्नी थी। लेकिन उन मक्खियों का क्या जो दिग्विजय को देखकर लार टपकाते हुए उसके कमरे की डोर तक आ पहुंची थी। जैसे ही खनक ने देखा दिग्विजय गेट बंद करने वाला है, तो खनक ने दिग्विजय को रोका और उससे कहा, आप जाकर नहा लो, मैं देखती हूँ। दिग्विजय को समझ में नहीं आया इसमें देखना क्या है, लेकिन वह देर नहीं करना चाहता था, क्योंकि अस्थि विसर्जन करने की मुहूर्त भी निकलने वाली थी। क्योंकि घाट में पंडित जी ने उन्हें वक्त पर ही आने के लिए कहा था। तो दिग्विजय अपनी टी शर्ट को लिए बाथरूम में चला गया नहाने के लिए। खनक अधखुली दरवाज से झांक कर देखा सामने बाहर और कुछ लड़कियां खड़ी दिग्विजय के बारे में कुछ न कुछ कह रही थी। खनक उन्हें घूरते हुए दरवाज के करीब गई और दरवाजे को पकड़ा और कस के उनके मुंह पर पटक कर बंद कर दिया और अंदर जाकर सोफे पर बैठते हुए खुद से ही कहा, अंडस इन्हें किसने कहा था बाहर जाकर एक्सरसाइज करने के लिए, और वह भी अपनी शर्ट को उतार कर पहनकर नहीं कर सकते थे। और फिर एक दिन की है तो बात है, हमें कल यहाँ से चले जाना है। फिर यह क्यों इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे थे? क्या एक दिन बिना एक्सरसाइज के नहीं रह सकते क्या? हद होती है किसी भी चीज की। खनक खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। तभी दिग्विजय वापस रूम आया और खनक को इस तरह बड़बड़ाते हुए देखकर उसने कहा, अंडस तुम्हें क्या हुआ? इस तरह खुद से बातें क्यों कर रही हो? खनक ने अपना सर उठाकर सामने देखा। दिग्विजय सफेद कुर्ता पजामा में कितना हैंडसम नजर आ रहा था। कुछ पल के लिए तो खनक के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। उसे सोचना पड़ रहा था कि वाह दिग्विजय से क्या बोले। फिर खनक ने बिना सोचे ही कहा, अंडस मुझे भूख लगी है। मिरर के पास ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा दिग्विजय अपने बालों को बनाते हुए बोला, अंडस ठीक है, हम चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। अभी दिग्विजय ने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था और खनक ने भी सफेद कपड़े ही पहन रखे थे। दिग्विजय खनक को कमरे से लेकर बाहर आया और डोर लॉक कर बाहर कैफेटेरिया में गया। वहां बैठकर दोनों के लिए खाने को ऑर्डर किया और ऑर्डर आने के बाद अपने हाथों से खनक को खिलाने लगा। वहां जितनी लड़कियों ने अभी कुछ देर पहले दिग्विजय का चार्म देखा था, अभी दिग्विजय का केयरिंग नेचर देखकर आंख भर रही थी कि उन्हें ऐसा बॉयफ्रेंड या पति क्यों नहीं मिला जो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाए और उसकी केयर करे। सारी लड़कियां खनक से अब जलने लगी थी, वही खनक भी उन लड़कियों से चिढ़ रही थी जो उसके पति को उसी के सामने तार रही थी। उसका बस चलता तो अभी उठकर उन सभी लड़कियों के आंखों में पट्टी बांध देती ताकि कोई भी उसके पति को देख ना पाए। तभी खनक, जिसका पेट अभी भरा नहीं था, फिर भी उसने दिग्विजय से कहा, मेरा पेट भर गया, चलिए यहाँ से जल्दी हमें निकालना चाहिए। दिग्विजय हैरान था क्योंकि अभी तो खनक ने कुछ खाया ही नहीं था, यही कोई 2-3 वाले ही खाए थे। फिर भी उसने कहा कि उसका पेट भर गया है और उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। दिग्विजय ने पूछा, सच में तुम्हारा पेट भर गया है? खनक ने जल्दी जल्दी अपने गर्दादंदन को हाँ में हिलाते हुए कहा, अंडस हाँ, मेरा पेट भर गया है, तो अब चलिए। अंडस खनक क्यों चीखी? दिग्विजय हैरान था क्योंकि अभी तो खनक ने कुछ खाया ही नहीं था, यही कोई 2-3 वाले ही खाए थे। फिर भी उसने कहा कि उसका पेट भर गया है और उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। दिग्विजय ने पूछा, सच में तुम्हारा पेट भर गया है? खनक ने जल्दी जल्दी अपने गर्दादंदन को हाँ में हिलाते हुए कहा, अंडस हाँ, मेरा पेट भर गया है, तो अब चलिए। दिग्विजय नाश्ता पूरा होने के बाद दिग्विजय ने बिल पे किया और होटल से बाहर निकल गया। वह दोनों घाट पर पहुंचे जहां पंडित जी ने पहले से ही सारे इंतजाम कर रखे थे। पंडित जी ने जैसे ही दिग्विजय और खनक को देखा, उन्हें बैठाकर पूजा की और उन्हें बताया कि एक शरीर 5 तत्वों से बना होता है, जैसे आग, मिट्टी, पानी, हवा, जो आग में जलकर राख होते हैं, और उसी राख को उसे शरीर की कुछ कर्ण के साथ पानी में विसर्जित कर उन्हें पानी में लीन किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उसे ही अस्थि विसर्जन कहा जाता है।
ये सब बताने के बाद पंडित जी ने दिग्विजय को पूजा किए हुए फूल और अस्थियां पानी में विसर्जित करने के लिए कहा, जो दिग्विजय ने वैसा ही किया। मटके में मौजूद सभी राख को दिग्विजय ने पानी में विलीन किया। उसके बाद उसे पानी में मटके को बहाते हुए हाथ जोड़कर पानी में अंदर डुबकी लगाई। दिग्विजय अपने मन में महेंद्र जी से बोला, अंडस्को महेंद्र काका, मैंने आपकी बच्ची की जिम्मेदारी ली है और उसे बखूबी निभाऊंगा भी। अब वह सिर्फ आपकी पोती नहीं, मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरी पत्नी है, अब उससे हर एक चीज शुरू होगी तो उस पर ही खत्म होगी। मैं खनक का बहुत ध्यान रखूंगा, यह आपसे आपके मलिक दिग्विजय रावत का वादा है। वही घाट के ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी खनक दिग्विजय को नम आंखों से देखते हुए आंसू बहा रही थी। वह पूरी तरह से रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें अपने दादू को आखिरी बार विदा करके नम हो गई थी। वह अपने दादू के साथ बिताए हुए पलों को उस घाट के पानी में एक चलती हुई रील की तरह महसूस कर रही थी। खनक देख रही थी उसके दादू उसके साथ बचपन से जैसे थे। उसने कई रिश्ते देखे नहीं थे, सिर्फ एक ही रिश्ता देखा था अपने दादू का, लेकिन इसमें उसे सारे रिश्तों का प्यार मिला था। माँ, बाप, भाई, बहन, दादी और दोस्त, सब कुछ। उसके दादू जब उसे जिस रिश्ते की जरूरत होती उस रिश्ते में ढल जाते और उसे वही प्यार देते हैं। जब वह बीमार पड़ती तो एक माँ की तरह रात को जागकर उसका ख्याल रखते। जब उसे कहीं पिता की प्यार की जरूरत होती, उनके कंधे की जरूरत होती है, तो वहाँ उसके दादू उसके लिए एक पिता बन जाते। जब कोई बात शेयर करनी होती तो बहन, और जब भाई बहन की नोकझोंक वाली बात आती है तो उसके दादू छोटे भाई जैसे बनाकर उसका ख्याल रखते हैं, उसे प्यार करते हैं। खनक नम आंखों से दिग्विजय को हाथ जोड़ पानी में सारी कर्ण को गिरते हुए देख रही थी। दिग्विजय सब कुछ सही तरीके से पूरा कर घाट के ऊपर आया और खनक को आंसू बहाते देखकर उससे करीब आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, अंडस्को ना, अब नहीं रोना है, दादू को हंसते हुए याद करना है, तो क्यों रो रही हो? खनक ने दिग्विजय के सीने पर अपने हाथ रखते हुए कहा, अंडस्को रो नहीं रही हूँ, दादू को याद कर रही हूँ। उन्होंने हर पल मुझे संभाला है। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास माँ पापा नहीं है। उन्होंने माँ पापा बनाकर, भाई बहन बनाकर मुझे प्यार किया, बस इसलिए उनकी याद दिल में बसी हुई है। और आज उनके आखिरी को आपको पानी में विसर्जित करते देख वो यादें याद आ रही है। दिग्विजय खनक के चेहरे को हाथों में भरकर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को अपने अंगूठे से साफ कर उसके माथे को चूमते हुए कहा, अंडस्को ठीक है, आप दादू को जब भी याद करना यूं मुस्कुराते हुए याद करना, आंसू बहाकर नहीं। खनक ने हाँ में सर हिलाया तो दिग्विजय ने फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों वापस आ गए थे। घाट से होटल आकर दोनों ने लंच किया। अब उनके निकालने का वक्त हो रहा था, क्योंकि उन्हें घर जाना था और दिग्विजय को अपने काम पर वापस लौटना था। दिग्विजय और खनक अपनी हरिद्वार लौटने का सफर तय कर रहे थे और कुछ घंटों के सफर तय करने के बाद दोनों ही अपने घर पर थे। उन्हें देखकर मीठी दौड़कर कूदकर जाकर दिग्विजय के गोद में चढ़ गई और उसके गले लगाते हुए मीठी दिग्विजय के कंधे से लटकी हुई थी। खनक ने कहा, अंडस्को चाचू आ गए, चाचू आ गए। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को हाँ मेरा बच्चा, हम आ गए। अब ऐसी भी हम अपनी मीठी से ज्यादा दिन कैसे दूर रहते हैं, इसीलिए आपकी चाचू आपके पास वापस आ गए, जल्दी से कहते हुए दिग्विजय ने मीठी को ऊपर उछाल दिया। मीठे खिलखिलाकर हंसने लगी तो नीलम उसके पास आते हैं बोली, कैसा रहा, सब कुछ ठीक था? खनक बस चुपचाप से जाकर आंगन में बैठ गई तो नीलम ने दिग्विजय से पूछा, क्या हुआ है, फिर से रोई है? दिग्विजय ने कहा, अंडस्को हाँ भाभी, माँ अभी इतनी जल्दी कैसे भूलेगी, और उसे भूलना भी नहीं चाहिए। जिसने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार किया, उसे कैसे निकाल सकती है अपने दिल से, यादों से? नीलम खनक के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को खनक, तुम हमें आपसे सिर्फ भाभी नहीं भाभी माँ कहेगी, क्योंकि दिग्विजय, अग्नि और गायत्री तीनों ही हमें भाभी माँ कहते हैं। तो अब ठीक है। खनक नीलम के गले लग गई तो नीलम खनक के सर को प्यार से सहलाने लगी। दिग्विजय खनक को प्यार से देख रहा था कि इस लड़की को उसके दिल में उसके लिए चल जज्बात उसे समझ आएंगे और वो उसे उस तरह से प्यार कर पाएगा। दिग्विजय मिठी को लेकर आकर आंगन में बैठ जाता है। दिग्विजय मिठी के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान खनक पर था। सब बैठे आंगन में बातें कर रहे थे। नीलम ने कहा, अंडस्को जय, 2 दिन के बाद 13वीं है तो सारी तैयारी करवा लेना। दिग्विजय ने हाँ में सर हिलाया और उसने कहा, भाभी माँ मैं थोड़ा हॉस्पिटल होकर आता हूँ, क्योंकि इन दिनों में पता नहीं कैसे सब चल रहा होगा। मुझे श्रेया ने भी कोई रिपोर्ट नहीं की है, इसीलिए मैं थोड़ा देख कर आता हूँ। तभी अग्नि ने बीच में कूदते हुए, क्या आप अपने भाई पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते हो? भाई आपके भाई के होते हैं, वह कैसे कुछ भी टाल सकता है। मैंने अपनी इम्पोर्टेंट वर्क को करना छोड़कर आपके हॉस्पिटल के काम को कर रहा था, समझे आप?
अग्नि की नौटंकी देखकर सब हंस दिए तो अग्नि ने अपना मुंह बनाकर कहा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ मैं दिन रात 2 दिन से कम कर रहा हूँ और यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है करके अग्नि अपना मुंह फेर कर बैठ गया। तो खानक ने अग्नि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे आपको किसने कहा कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपके भाई की वैल्यू नहीं होगी, मेरे लिए तो आपकी बहुत वैल्यू था। अग्नि जल्दी से खनक की तरफ मुड़ते हुए कहा, अंडस को सच में आप सच कह रही है? खनक ने हाँ कहा और अब खनक और अग्नि अपने बातों में लग गए। खनक अग्नि बातें करते और कुछ देर में एक दूसरे को हाई फाई देने लगे और दोनों एक दूसरे से बातें करने में सबको भूल गए थे। दिग्विजय चुप मिठी को गोद में लिए बैठा दोनों को देख रहा था। रात हुई और सब ने डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आज जो कि सब अपने घर पर थे तो खनक अपने बेड पर सो रही थी और दिग्विजय वही अपने चादर और पिल्लों को लेकर सोफे पर जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर मशक्कत करने के बाद दिग्विजय को नींद आ गई। दिग्विजय सो रहा था, वही खनक दिग्विजय के चेहरे को देख रही थी जिसे अभी हल्की परेशानी थी। सोफे पर सही से ना सो पाने के कारण दिग्विजय के चेहरे को निहारते हुए खनक कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के वक्त खनक की नींद खुली तो दिग्विजय सोफे पर नहीं था। खनक ने सोचा दिग्विजय सुबह सुबह पिछले दिन की तरह अभी भी जॉगिंग करने बाहर गया होगा, इसलिए खनक उठी और अपने कपड़े कबर्ड से निकाल कर सीधा बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई। लेकिन जैसे खनक ने सामने देखा उसकी चीख निकल गई।